सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा रविंदर सर, क्योंकि हम बातचीत यही होता है कि रविंदर ठाकुर सर रविंदर यादव जी को बुलाएंगे। बड़े लकी हैं सर, हम दोनों लोगों का राशिफल एक ही से मैच कर रहा है। सबका हम वेलकम करना चाहेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने परमपिता परमेश्वर को, परमपिता अपने माता पिता को। और सबसे पहले जिस सिस्टम को हमारे जिंदगी में लाए वो हमारे एलओएस का मैं नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय किरणपाल सर, आदरणीय जर्नैल सिंह खालसा जी, आदरणीय हम सबके गुरु प्रमोद गुलाटी जी, और सबके महागुरु राकेश शर्मा जी को हम चरण स्पर्श करना चाहेंगे। स्टोरी की बात है सर, रियल स्टोरी है, कुछ भी मैं लिखा हुआ बनावटी बातें नहीं करता हूँ। हमारी खुद की एक रियल स्टोरी यही है कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे बिजनेस शब्द का बी शब्द भी हमें पता नहीं होता है। क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूँ, मध्यम से बिलो परिवार में जिसको कहा जाता है। हमारे परिवार में कोई सरकारी जॉब नहीं है। हमारे परिवार में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा जो भी, फादर साहब हमारे किसान थे, माता जी हाउस वाइफ थी। दोनों लोग बस इतना ही पढ़े थे कि बैंक का अकाउंट नंबर तो उनको होता ही नहीं था। अगर कोई कहीं पे आवश्यकता पड़ता था तो वो अंगूठा लगा करके ही अपना सारा काम निपटाते थे। मैं ऐसे परिवार से हूँ। मेरे एक सड़े सगे बड़े भाई साहब थे, जिन्होंने हमारे को आरसीएम जिंदगी में लाया। गुड़गांव में वो हीरो होंडा की जो फैक्ट्री है, मोटरसाइकिल जहां बनती है, उसमें वो जॉब किया करते थे। और वहां से उन्होंने आरसीएम को लेकर के आया। तो होली के टाइम में मुझे याद भी, मार्च पार्ट, क्योंकि रविंद्र सर बता रहे थे मैं पार्ट वन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी पार्ट वन का ही स्टूडेंट हूँ। वो मार्च का महीने में होली के टाइम पे जब उनको छुट्टी मिले तो वो आए थे, तो वहां से बिजनेस लेकर के आए थे। और उनको समझाने वाला कोई और नहीं, हम सबके महागुरु आदरणीय राकेश सर थे। तो आते ही बोले कि रविंद्र बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बिजनेस हम करेंगे। हमने बोला कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का तो मतलब हम लोग खानदान में कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग बस इतना जानते हैं कि पापा किसान है, खेती करते हैं, और घर पे दो चार गाय भैंसे ही रहती है। इसके अलावा कुछ तो बैक स्टोरी था ही नहीं। मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लगता कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा अपना पार्ट टाइम निकाल के दो और लोगों से मिलो, बातचीत करो, तो तुम्हारे को बहुत बड़ा इसमें जिंदगी बन सकती है, लाइफस्टाइल बदल सकती है। मैंने बोला कि हम अब अपनी थोड़ी सी बता दें कि मैं ऐसा साई टाइप का आदमी हूँ। यानी कि हम किसी से बात नहीं करते थे, हम शर्मीला स्वभाव के थे। कंडीशन ऐसे बन जाता था कि अगर हम किसी रिश्तेदारी में चले जाते थे और खाना खाने के लिए बोला जाता था, तो मैं जुबान नहीं बोलता था, अपना सर हिला हिला कर यस नो में बात करता था। मैं ऐसा शर्मिला था। और इस बिजनेस में बताया गया कि आपको बोलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने कंपनी के सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, अपने प्लान के बारे में बताना पड़ेगा। मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ बिल्कुल हमारा से हो नहीं पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है सर कि आरसीए में अगर आप ईमानदारी से टिके रहे, लगे रहे, जैसे मैंने बोला, मेरे भाई साहब ने बोला कि चलो तुम्हारी आईडी में लगाता हूँ, तुम बेसिक सोचो समझो, दो चार मीटिंग में आओ, कहीं से आओ जाओ घूमो फिरो, कहीं ना कहीं तुम्हारे को अच्छा लगेगा तो फिर कर लेना। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे को आरसीएम में ज्वाइन कराया गया था, तो पहला मीटिंग ही कोई और नहीं, आदरणीय राकेश शर्मा सर का अटेंड करने का मौका मिला था। हमारे घर पे जब आए थे राकेश सर, हमें आज भी याद है, राकेश सर जब आए थे तो बलिया में किसी होटल में हम लोग सोच रहे थे कि, क्योंकि हम बलिया मेन सिटी से, हमारा घर लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा कि इतने बड़े लीडर हैं, इतने, राकेश सर की पर्सनालिटी जो आज है, पहले भी वैसे ही निखर के पर्सनालिटी थी। तो हमने सोचा कि सर को होटल में बलिया शहर में ठहराएंगे, क्योंकि गांव में कहाँ सर पे रुकवाएं, सर को रुकवाएंगे। लेकिन दोस्त आपको सच्चाई में बता दूं, राकेश सर का मैं एहसान मानो या राकेश सर का वो सिंपलिसिटी मानो, राकेश सर ने बोला कि नहीं, इतना दूर रहेंगे तो हम आपके साथ में फील्ड वर्क कैसे कर पाएंगे। राकेश सर बोले कि नहीं, मैं गांव में ही रुकूंगा रविंद्र जी, अब कोई बात नहीं, आप जो अरेंज करेंगे हम लोग वहां पे रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि गांव पे, जो एक बात है ना, टॉयलेट की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। आज से हम 15-20 साल की बात बताए तो कुछ भी सुविधा नहीं थी। हम बार बार सर से बोलते थे कि सर आप बलिया रुक जाइए, हम आपको डेली आकर के ले जाएंगे। लेकिन राकेश सर ने अपना सिंपलिसिटी वहां भी दिखाया, जिस तरह से आज राकेश सर को हम सिंपलिसिटी के लिए जाने जानते हैं, कि कुछ भी दिखावापन नहीं है, जैसे आज है ना। दोस्तों मैं बता दूं, राकेश सर शुरू से ऐसे ही हैं। तो सर हमारे गांव पे रुके, 1 to 1 प्लान दिए। जब राकेश सर का शाम को हमारे घर पे एक मीटिंग हुआ, उस समय लाइट की सुविधा नहीं होती थी दोस्त। हम लोग लालटेन जला करके 10 लोग इकट्ठा, 5 लोग करते थे। राकेश सर शाम को आकर के सबको प्लान देते थे। वहां पे राकेश सर का जो सिंपलिसिटी देखा, उनका बात करने का तरीका देखा, मेरे को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। मैं कि मेरे को तो करना चाहिए। और हमारा विजन बढ़ा कहाँ से, मैं सच्चाई बता दूं, आरसीएम में मेरा बिजनेस जो बढ़ा, जो आरसीएम को करने के लिए मेरा थोड़ा सा मन में उत्साह जगा, वो था पटना का एक प्रोग्राम, कृष्णा मेमोरियल का पटना का प्रोग्राम, आज भी मुझे याद है।
कि जब पहली बार हमें एक बोला गया कि नहीं, एक सेमिनार भी होता है, एक सेमिनार में अटेंड करने के लिए पटना चलना पड़ेगा। तो हमने बोला कि पटना चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नहीं, सीनियर ने बताया। जो राकेश सर के बाद में हमारे सेकंड हमारे पास में जो पहुंचे थे, वो हम सबके आदरणीय गुरु है, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर हमारे यहाँ जब आए। और हमें याद है कि वो मई का महीना था, जिस समय हमारे यहाँ जो गेहूं की खेती होती है, उस खेती को जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको गेहूं निकाला जाता है, धूल मिट्टी उड़ता है, भूसा निकलता है। भाई। जहां भी हम मीटिंग देने जा रहे थे, शाम का टाइम पे ही अक्सर मीटिंग हम करते थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था, दिन में मीटिंग नहीं होता था। गुलाटी सर हार्वेस्टर। को जहां मीटिंग देते वहां पे भूसा वूसा उड़ने लगता था, लेकिन गुलाटी सर का भी सिंप्लिसिटी मैंने उस टाइम पे देखा। सर ने बोला कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे, हम प्लान आराम से मार्केटिंग प्लान देते रहेंगे। राकेश गुलाटी सर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि नहीं, आप लोगों को कृष्णा मेमोरियल हॉल में जाना है, तब आपका आरसीएम का विजन क्लियर होगा। मुझे याद है कि हमारे साथ में गुलाटी सर ने दो सीनियर अपलाइन गुड़गांव से भेजे। वहां से वो लोग हमारे यहाँ आए, आने के बाद से दो हम लोग गाड़ी रिजर्व किए। उस समय कमांडर हुआ करती थी, सबसे बड़ी गाड़ी माना जाता था। पटना हम लोग गए, वहां गए। वहां जाने के बाद से एक चीज समझ में आया कि हम उस टाइम पे 10 रुपया 20 रुपये का बहुत महत्व हुआ करता था, वहां जाने के बाद 50 रुपये का टिकट जब लगा ना, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि ये कैसा बिजनेस है। कि एक तो हम बलिया से पटना 200 किलोमीटर आए, अपनी गाड़ी रिजर्व करके पैसा लगा करके, और यहाँ आते ही गेट पे एक आदमी कह रहे हैं, टिकट दिखाओ तब entry होगी। मेरे को बड़ा ऑड लगा। लेकिन गुरु कहते हैं कि जो चीज अच्छा नहीं लगे ना, वही काम को एक बार कर दिखना चाहिए, उसका जिंदगी में वही होगा। तो टिकट कटाने में दर्द हुआ, लेकिन टिकट कटाए हम लोग, लगभग लगभग 32 लोग थे, क्योंकि कमांडर पे 16 लोग आराम से हो जाते, 32 लोग थे। 32 का टिकट कटाने रविंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कहानी ही बता रहा था कि उस टिकट की वजह से 30 लोगों ने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करना है आरसीएम, लेकिन हम लोगों ने डिसीजन लिया, हमारे बड़े भाई ने किया, हाँ हमें आरसीएम करना है। वहां से हमारा विजन शुरुआत। दोस्त मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई नया साथी है, अगर वो टिकट के लिए कटाने के लिए आनाकानी कर रहा है ना, आप एक काम करें, उसको विजन बड़ा करने के लिए ना, उसके ऊपर प्रेशर मत बनाइएगा कि वो खुद का टिकट कटाए। एक बार अगर आपको लगे कि नहीं, इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकता है, नेटवर्क में ये कर सकता है क्योंकि इसके पास क्षमता है, लेकिन वो टिकट की वजह से छोटी सी एक्सपेंस के लिए पीछे हट रहा है ना, आप वहां पे एक बार टिकट कटा करके देखिएगा। वो आने वाले टाइम पे आपको 1000 गुना सूद समेत रिटर्न कर सकता है। ऐसी फैसिलिटी आरसीएम में नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है दोस्तों। तो वहां से मेरा बिजनेस शुरू हुआ, मैंने आरसीएम को शुरुआत किया। आरसीएम में इस तरीके से काम शुरू हुआ कि 3 साल में टेक्निकल बना, रोल्टी बना, रोल्टी के बाद टेक्निकल बना, उसके बाद से एक सिस्टम ऐसा आया, एक ऐसा कोलेप्स आया आरसीएम को लेकर के, जो पूरी तरीका से आरसीएम डिस्टर्ब हुआ, हम सब डिस्टर्ब हो गए। वो लड़ाई भी लड़ी हम लोगों ने। आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर है, राकेश सर है, मुझे आज भी याद है कि जब आरसीएम के ऊपर थोड़ी सी चैलेंज आया था, सारे लीडर कैसे एकजुट होकर के हम लोगों ने लखनऊ में जाकर के भी धरना दे करके आरसीएम को स्टार्ट कराने की कोशिश कराया, दिल्ली में जाकर के किया, लास्ट में जयपुर में भी हम लोग हम पुराने, कहा जाए ना गुलाटी सर की भाषा में, हम पुराने जमाने के जेलर हैं जी। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो अनुभव हो गया कि आरसीएम को हर चीज को जड़ से तह से जानने का कोशिश किया। और एक ही विश्वास था कि ये कंसेप्ट इतना अच्छा है, और ये हमारा आरसीएम सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे कंपनी के एमडी साहब इतना अच्छा है कि आरसीएम को कुछ भी हो जाए, आरसीएम को कुछ कर नहीं सकता है। कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन आरसीएम को बंद नहीं किया जा सकता है। आरसीएम दोबारा शुरू हुआ दोस्तों। दोबारा हम लोगों ने जब काम शुरू किया, आपको भी पता है कि जब ट्रेन पटरी से उतरती है तो दोबारा स्टार्ट करने में बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगा। हम धीरे धीरे इसमें वर्क करना चालू किए। जब दोबारा स्टार्ट किए, लगभग हमारे पुराने साथियों ने सबने साथ छोड़ दिया, क्योंकि सबको भरोसा नहीं था कि आरसीएम दोबारा चालू भी होगा, और चालू होगा भी तो फिर से दोबारा इस पटरी पे आ भी सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, बलिया में एक तनहा मैं था कि मैं किसी भी हाल में आरसीएम को नहीं छोड़ने वाला हूं, और आरसीएम भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम जब भी आदरणीय गुलाटी सर से, राकेश सर से बात करते थे, तो एक ही शब्द बोलते थे कि हमने आरसीएम का नमक खा लिया है। तो सर, नमक जब खाए है ना, तो कहा जाता है कि नमक खाए हो ना, तो नमक का सरिया भी देना पड़ेगा। हम बिल्कुल आरसीएम को छोड़ने वाले नहीं है। और वहां से
रविंद्र सर ने बताया ना क्या 2018 से फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, तो दोस्तों मैं बता दूं 2019 से मैंने फिर से शुरू किया। हम बहुत स्ट्रगल किए अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। जब बात आती थी मीटिंग में जाने के लिए, कोई तैयार नहीं होता था पार्ट 2 में जाने के लिए। लेकिन एक बात मुझे आज भी याद है गुलाटी सर का। वो बोलते थे कि अगर रविंदर आरसी में बने रहना है, जैसे हवाई जहाज रडार में पकड़े रहने के लिए, रडार में पकड़ में रहती है तो 100% वो हवाई जहाज सेफ रहती है, उसी तरीके से अगर एक नेटवर्कर को सेफ रहना है ना, तो मीटिंग में, सेमिनार में, आप जो भी सीनियर अपलाइन जो एक्टिव है उनके टच में रहना पड़ेगा। तो मैं जब मीटिंग सेमिनार में जाने की बात आती थी तो कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था। तो उस समय गुलाटी जी की सर की एक और बात समझ में आती थी। वो बोलते थे कि रविंदर, अगर बड़ा सेमिनार आपके एरिया में हो रहा है या एकेडमी प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे अगर टीम आपकी बहुत सारे जा रही हैं, यानी कि 100-200 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं ना, उस टाइम पे अगर आप किसी वजह से नहीं भी जाते हैं ना, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपके एरिया से एक भी आदमी किसी सेमिनार में नहीं जाता हो, एक भी आदमी एकेडमी में नहीं जाता है ना, उस टाइम पे आपको उस सेमिनार में और एकेडमी में जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वहां से लोगों को समझ में आएगा कि कुछ तो है जो रविंदर अकेले इसको कर रहा है। मैं दोस्तों मैं बताना चाहूं, सेमिनार होता था गाजीपुर में, छपरा में, क्योंकि बलिया में मोमेंटम नहीं था। पटना में हम अकेले जाते थे, किसी किसी एक दो आदमी को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। मुझे याद भी याद है कि जब एकेडमी दो बार दोबारा जब स्टार्ट हुआ पार्ट 2 में, तो बलिया से कोई जाने वाला नहीं था। हम दो साथी थे जो हमारे पल पल में हमारे साथ दिए। बलिया के जो रोल्टी चीवर है आज के डेट में, आदरणीय जितेंद्र कुमार सिंह जी, मैडम बहुत रिगार्ड करता हूं, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो हम अगर कुछ भी कहें तो केवल यस बोलना जानते हैं, नो तो कभी बोलना नहीं जानते हैं। तो एकेडमी में भी अकेले जाते थे, प्रोग्राम में भी जाते थे, लेकिन एक ही चीज समझ में आता था कि अगर हम लोग दोनों लोग जाते थे तो जब आकर के वहां की स्टोरी बताते थे कि वहां पे ऐसे हुआ, सेमिनार में इतनी सारी जानकारियां मिली, आरसीएम ये करने वाला है, अब आरसीएम के मालिक ने ये अनाउंसमेंट किया, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट शुरू हुआ। एकेडमी में जाते थे, ये बताते थे कि आरसीएम वर्ल्ड ऐसे बन रहा है, आरसीएम वर्ल्ड में ये सारी सुविधा होने जा रही है, आरसीएम वर्ल्ड में टीसीजी बीसीजी का सपना क्या है ये बताया जा रहा है, रूल रेगुलेशन बन गया। ये धीरे धीरे बताते बताते जब हम स्टार्ट किए, दोस्तों मैं बता दूं 2019 में जब कंपनी बंद होने के बाद मैं स्टार्ट किया था, तो ये कंडीशन हो गया था कि बीच में मुझे जॉब करना पड़ा था प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट जो एक सिस्टम है डीटीडीसी कोरियर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे एज ए एक क्लर्क के रूप में जहां जॉब करता था, वहां से लग रहा था कि अब जिंदगी बस फिर नौकरी से लिए जो मैं भाग रहा था, नौकरी ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, ये बार बार मीटिंग में आना, बार बार सेमिनार में जाना, बार बार एकेडमी में जाना, उसका रिजल्ट ये मिला दोस्तों कि 2019 में स्टार्ट किए, 2020 में रोल्टी में मेंटेन किया, 2021 में मैं आप लोगों के बीच में टेक्निकल बन के आया। एक सपना था मेरे, पार्ट 1 में एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी जो 4.5 लाख रुपए का मैंने टाटा इंडिका लिया था, उस गाड़ी को मैं सेल आउट कर चुका था। उस दरमियान लोगों को लगा कि अब आरसीएम खत्म हो चुका है, आरसीएम तो अब चल नहीं पाने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, मात्र 2 साल के मेहनत में, क्योंकि पुराना था, अनुभव पुराना था, सिस्टम मुझे पता था कि फिर से आरसीएम को कैसे स्टार्ट करना है, और आदरणीय ऐसे महागुरु का साथ मिला। दोबारा 2020 में मात्र 1 साल के अंदर में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, जो व्हीकल मेरे घर से निकली है उस व्हीकल को रिटर्न लाना है, आरसीएम को फिर से पटरी पे लाना है। दोस्तों मैं बता दूं, फिर से दोबारा मुझे याद है 2020 21 जनवरी 2020 को, जो लोगों को लगता था कि आरसीएम दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, वहां आरसीएम ने एक ऐसा कमाल कर दिया मात्र 1 साल 1.5 साल के अंदर में, कि फिर मैंने आरसीएम से एक शानदार लग्जरी गाड़ी जिसको कहा जाता है विटारा ब्रेजा, जो जिस गाड़ी को मैं आज ड्राइव करता हूं, बड़ा फक्र होता है कि अगर दोबारा आरसीएम को मैं चूज नहीं किया होता, हमें नहीं लगता है कि किसी भी सिस्टम में ईमानदारी से कमाने वाले को 1 से 1.5 साल के अंदर में जो 4 लाख की गाड़ी बेचारा बेच चुका था, लोग कहते थे कि आरसीएम नहीं चल पाएगा, वो 12.5 लाख रुपया की फिर से गाड़ी परचेज करके लाएगा और उस गाड़ी को मेंटेन करेगा। आप लोग के बीच में दोबारा मैं अगर आया हूं, दो ही वजह से, अपने सीनियर के टच में रहना, अपने सीनियर की सारी बातें मैंने माना, और आरसीएम कंसेप्ट को समझा, आरसीएम के विजन को समझा। बड़े बड़े सेमिनारों में आज भी हमारे बलिया में सेमिनार होते हैं दोस्त, लेकिन बलिया के अलावा मैं गाजीपुर, हमारा से 80 किलोमीटर दूर है, मैं हर महीने, ज्यादा नहीं, अपने जो खास लीडर है उनको गाजीपुर भी लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञान अगर हम दिलवाएंगे, अपनी टीम को अगर पूरी तरीके से एक्साइटमेंट रखेंगे और उनसे बढ़िया रिजल्ट चाहेंगे, तो उनको माहौल में, क्योंकि कोठारी सर एक बात करते हैं कि माहौल में, माहौल बनाना है, माहौल में रहना है और माहौल में लेके जाना है। मैं तीनों चीज को 100% फॉलो करता हूं। मेरी कामयाबी का राज बस यही है कि मैं माहौल में रहता हूं, माहौल बनाता हूं और माहौल में लेकर के जाता हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, स्टोरी मेरी बहुत लंबी है क्योंकि मैं पुराना हूं।
लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा दोस्त, आप आरसीएम को अपने सीनियर की नजरों से एक बार देख कर देखिएगा। आपकी कामयाबी आपके सीनियर के आंखों में दिखेगी। वैसे सीनियर जो एक्टिव हो, ग्रोइंग हो, आपको पल पल अच्छे सजेशन देता हो। आपको अगर थोड़ा सा बात कड़वी भी बोले ना, तो उसको इग्नोर किया कीजिएगा। वो कड़वी, गुलाटी सर एक बात बोलते हैं, मीठी मीठी दवा से लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता है, कभी कभी कड़वी दवा भी खिलाना पड़ता है। तो कड़वी दवा भी कभी कभी अगर खाने को मिले, उसको बिल्कुल सहन कीजिएगा। आपका कामयाबी हमारे साथ आपको भी मिलने वाली है। तो समय की पाबंदी है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अगली कहानी अगली स्टोरी में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राकेश सर, आपने ऐसा पोर्टल बनाया जो पूरे भारतवर्ष को अपनी स्टोरी बताने का हमें मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। और इसमें अब अपनी बात को यहीं समापन करेंगे। ओवर टू रविंद्र सर। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी एनर्जी बिल्कुल देखने लायक है, महसूस करने लायक है। और जब कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिस दी कोठी च दाने ओदे कमले भी सियाने, मतलब जिसके घर में जब पैसा आने लगता है ना, जब पैसा रहता है ना, तो कुछ भी बोलेंगे तो समझ आएगा। और आरसीएम में तो बड़े बड़े लीडर हैं जिन्हों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।